साथियों, कल का क्लास यहीं रुक गया था। आज का क्लास फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आइए आज क्वेश्चन नंबर 22 से शुरुआत करते हैं। चूंकि कल के क्लास में हम लोग 21 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, आज 22 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। बताइए, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे, मदन लाल धिंगरा थे, या उधम सिंह थे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले थे, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? 5 ऑप्शन आपके पास है। जैसा कि बीपीएससी टीआरई में पूछा जाता है, ट्रेंडिंग है बीपीएससी टीआरई का इस तरह का पूछना। तो आप बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा लाइक शेयर भी करेंगे तो ऐसे मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए और मेहनत करने का और प्रयास करने का। बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। देखिए, इसमें जो सही विकल्प होगा साथियों, वो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, बात करें हम गोपाल कृष्ण गोखले की, तो उग्रपंथी नहीं थे, वो नरमपंथी विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है ना। अच्छा, उनके साथ अगर और नेता की हम बात करें जो नरमपंथी नेता थे, तो उसमें दादा भाई नौरोजी की नाम आएगा, फिर एमजी रनाडे का नाम आएगा, फिरोज शाह मेहता का नाम आएगा। ये लोग आपके नरमपंथी नेता थे। अगर बात करें हम, देखिए, उग्रपंथी या नरमपंथी चरण का उदय कब होता है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय जो स्वतंत्रता संघर्ष होता है आपका 1905 से 1919 के बीच में, इसी में नरम पंथ और गरम पंथ, आप सभी जानते हैं, गरम पंथ में यानी गरम दल में लाल, बाल और पाल, ये 3 लोगों का प्रमुखता से नाम लिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। तो इन लोगों का प्रमुखता से नाम लिया जाता है गरम पंथी में। इस समय भारत के जो 1905 और 1919 के बीच का टाइम पीरियड था, उसी समय 2 दल निकल के उभर के सामने आया, गरम दल और नरम दल। आप सभी जानते हैं, सूरत अधिवेशन के समय सूरत अधिवेशन हो रहा था, वहीं से 2 दलों में कांग्रेस विभाजित हो गया, गरम दल और नरम दल में। आपको कमेंट करके बताना है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, बताइए। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? बताइए, प्रश्न आपके सामने है कि मुस्लिम जो लीग थी वो भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? क्या वह 1906 ईस्वी में, या फिर 1916 में, 1940 में, 1946 में, या इनमें से एक से अधिक विकल्प सही है, या फिर इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है? प्रश्न है आपके सामने 23 और आपको बताना है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी। साथियों, ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं अगर हम मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में की थी, तो इसलिए विकल्प तीसरा आपका सही है, विकल्प 3 सही है। देखिए, मुस्लिम लीग की मांग जो है ना, सबसे पहले 1940 में की गई थी, 1 अक्टूबर 1906 को। ठीक, 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलता है, ठीक है ना। और उस समय 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। साथियों, तो ये ध्यान रखेंगे आप, सबसे पहली इस बात को आप ध्यान रखिए कि इसकी मांग की गई थी 1940 में, ठीक है ना। सबसे पहले मांग कब की गई थी साथियों, तो 1940 में इसकी मांग की गई थी। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, देखिए ध्यान से समझिए, 1940 में सबसे पहले मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है साथियों, तो 30 दिसंबर 1906 को। कब? 30 दिसंबर 1906 को आपके मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ होती है? ढाका में होती है। बात आपको ध्यान रखना है, ढाका वही जो कहाँ है, बांग्लादेश में है। साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला में पहुंचा, और फिर वहीं पे 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में कर दी जाती है। साथियों, तो 3 बात आपको यहां से ध्यान रखना है। सबसे पहले 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग रखी, ठीक है ना। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में लोग मुस्लिम दल के कुछ नेता मिल करके वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले, और फिर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? क्या वह चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, रास बिहारी बोस थे, या इनमें से एक से अधिक लोग थे, या इनमें से कोई भी विकल्प ठीक नहीं है? बताइए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24 और आपको बताना है सही विकल्प क्या है।
बताइए सही विकल्प क्या होगा। देखिए साथियों, सही विकल्प इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी रास बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। देखिए इसकी कहानी क्या है साथियों, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए आजाद हिंद फौज सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में बनाई थी। इस बात को आपको याद रखना है कि आजाद हिंद फौज सबसे पहले कौन बनाया था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। कब, तो 29 अक्टूबर 1915, 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में बनाई थी। इतनी कहानी आपको ध्यान रखनी है। फिर हुआ क्या, देखिए मूलतः यह आजाद हिंद सरकार की सेना थी, आजाद हिंद फौज नहीं थी। क्या थी, आजाद हिंद सरकार की सेना थी, जो अंग्रेजों से लड़ करके भारत को मुक्त कराने के लक्ष्य से बनाई गई थी। फिर होता क्या है साथियों कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज नामक एक सशस्त्र सेना का गठन किया गया, और इसकी संरचना किसने रखी, तो रास बिहारी बोस ने रखी। कहाँ, जापान की सहायता से टोक्यो में। कहाँ पे साथियों, जापान की सहायता से टोक्यो में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे। क्या वह बिहार से उनका संबंध था, मध्य प्रदेश से था, राजस्थान से था, उत्तर प्रदेश से था, या इनमें से और भी कई जगह हैं उससे था। मतलब विकल्प एक से अधिक है, या फिर इनमें से कोई भी विकल्प ठीक नहीं है। बताइए कि कुंवर सिंह जो 1857 के क्रांति के प्रमुख नायक थे, उनका संबंध कहाँ से था। साथियों ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं अगर हम कुंवर सिंह की, तो इनका संबंध बिहार से था। कहाँ से था साथियों, बिहार से था। ध्यान रखिए, वीर कुंवर सिंह जो सन 1957 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े सिपाही थे, और वह इसका नेतृत्व 1857 के क्रांति का नेतृत्व बिहार से कर रहे थे। उनका जन्म बिहार में हुआ है। कब, 1777 में। कब हुआ था साथियों, 1777 में उनका जन्म हुआ था। बिहार के भोजपुर जिले के एक जगदीशपुर गांव है, जगदीशपुर गांव से इनका संबंध है साथियों। तो 1857 के क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया। बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव से इनका जन्म होता है 1777 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बीपीएससी के लिए, तो इसको ध्यान जरूर रखिएगा। 18 उस समय सबसे वृद्ध नेता थे। तो बिहार के बहुत बड़े सिपाही 1857 के क्रांति के रूप में उभर के सामने आए। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। क्या वह झांसी था, चित्तौड़ था, जगदीशपुर था, या फिर लखनऊ था। बताइए। तो देखिए साथियों, इसमें जो ऑप्शन है आपके सामने, उसमें विकल्प दूसरा सही है, यानी जो चित्तौड़ है, चित्तौड़गढ़, वो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। झांसी भी था, जगदीशपुर अभी आपने जाना कि बाबू वीर कुंवर सिंह वहां से नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ से आपने कल पढ़ा था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो चित्तौड़गढ़ ऐसा जगह था जो कि राजस्थान का एक शहर है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे 1857 के क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो विकल्प आपका दूसरा बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। जो फेबियन आंदोलन था उसका प्रस्तावक इनमें से कौन था। क्या वो एनी बेसेंट थी, ए वो ह्यूम थे, माइकल मधुसूदन दत्त थे, आर एन दत्त थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं था, या फिर इनमें से एक से अधिक व्यक्ति थे। बताइए। ध्यान रखिए साथियों, देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा, विकल्प पहला आपका हो जाएगा, यानी एनी बेसेंट, ठीक है ना। सही विकल्प क्या होगा, एनी बेसेंट। भारत में देखिए फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। कौन थी साथियों, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का भारत में आगमन होता है 1893 में। कब होता है साथियों, 1893 में एनी बेसेंट भारत आती हैं। आप सभी जानते हैं एनी बेसेंट भारतीय मूल महिला नहीं थी, ये विदेशी थी, वैदेशिक थी, भारत के बाहर की थी। तो ये भारत इनका आगमन होता है 1893 में, ठीक है ना। और फिर थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है ना, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना ये करती हैं 1875 में। कब करती हैं साथियों, ये आपका 1875 में ये
देखिए बहुत ध्यान से समझिए, 1875 में इन्होंने क्या किया था, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और भारत में इनका आगमन होता है 1893 में। और साथियों ध्यान रखिए, फिर आगे चलकर इन्होंने 1916 में तिलक के साथ मिलकर के, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी साथियों? 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर 1917 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, 1917 में इन्होंने कांग्रेस का कांग्रेस की अधिवेशन में अध्यक्षता किया। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था साथियों, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हो रहा था 1917 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर आप इसको फिर से समझ लीजिए एक बार। 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हो रहा था और कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस तरह से वो भारत की, सॉरी, इस तरह से वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ध्यान से समझिए, फिर से एक बार आप समझिए, बार बार मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कहीं मिस न कर जाएं आप। 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है और कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्षता करती हैं और इस तरह से वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं। सवाल पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, जवाब रहेगा एनी बेसेंट। सवाल आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये आपको बताना है, कमेंट करके बताइए कि भारतीय महिला जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी वो कौन थी। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल हमने आपको पढ़ाया था, अगर आप सही में पढ़े हैं, कल के वीडियो को बहुत ध्यान से देखे हैं, तो आप इसका जवाब जरूर दे देंगे कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, कामागाटा मारू क्या है? आपको बताना है कामागाटा मारू क्या था। चलिए प्रश्न नंबर 28 है, पूछ रहा है कामागाटा मारू क्या था? यह राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, या कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, या फिर एक क्रांतिकारी संगठन था, या इनमें से कोई नहीं था, या इनमें से एक से अधिक था? कौन सा विकल्प सही है बताइए। देखिए साथियों ध्यान से समझिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसका नाम था कामागाटा मारू। ठीक है ना, कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह एक जापानी जहाज था। कहाँ का जहाज था साथियों? यह एक जापानी जहाज था जिसे सिंगापुर के ठेकेदार गुरुदत्त सिंह ने ठेके पर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है एग्जामों में, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ। यह एक कहाँ का जहाज था? एक जापानी जहाज था जिसे सिंगापुर के ठेकेदार गुरुदत्त सिंह ने ठेके पर लिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, इस जहाज में कुल 376 यात्री बैठ सकते थे साथियों, सवार थे। 376 यात्री इसमें सवार थे। कनाडा सरकार ने इस जहाज को अपने सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, जिस कारण इसे वापस कलकत्ता आना पड़ा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 376 यात्रियों से भरा हुआ यह जहाज जा रहा था कनाडा, सरकार ने अनुमति नहीं दी, वापस से कहाँ आ गया? कोलकाता आ गया। ठीक है ना, यह एक जापानी जहाज था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चले साथियों, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। क्या वह मध्य अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका था, पश्चिमी अमेरिका था, दक्षिणी अमेरिका था, या उपयुक्त में से कोई नहीं था, या उपयुक्त में से एक से अधिक था? बताइए। देखिए साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, उत्तरी अमेरिका इसका सही विकल्प है। देखिए पहला विश्व युद्ध साथियों 1914 से 1918, ठीक है ना, तक मुख्य तौर पे यूरोप में जो व्याप्त महायुद्ध था उसको कहते हैं। कब? 1914 से 18 तक। ठीक है ना साथियों, ध्यान रखिए, यह महायुद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ये 3 महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया। मतलब तीनों जगह पे, समुद्र से भी, आकाश से भी, धरातल से भी, तीनों जगह से युद्ध लड़ा गया, जो 1914 से 1918 के मध्य हुआ। और इसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ये तीनों महाद्वीप सम्मिलित हो गए थे साथियों, ध्यान रखिएगा।
तो इसमें इस युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारियों का जो आधार स्थल था वह उत्तरी अमेरिका था, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था साथियों? क्या वह लॉर्ड डॉफ्रिन था, या फिर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? बताइए वो कौन व्यक्ति था जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? देखिए साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी लॉर्ड रिपन सही विकल्प हो जाएगा। देखिए लॉर्ड रिपन ने ही क्या किया था साथियों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, ठीक है ना। देखिए इसको अगर हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करें तो इसको ध्यान से समझिए साथियों। वायसराय लीटन ने इसे 1878 में, कब 1878 में मतलब इसे पास किया, ठीक है ना। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वायसराय लीटन द्वारा 1878 ईस्वी में पास हुआ था, और इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था, और इस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 में, कब 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। फिर से आप इसे समझिए, एक समय है 1878 में क्या हुआ साथियों, तो 1878 में वायसराय लीटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया यानी पास किया गया था, और फिर इसे बाद में लॉर्ड रिपन ने 1882 में निरस्त कर दिया था। इसमें था क्या कि भारतीय भाषाओं में जो भी समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे उस पर नियंत्रण लगाना, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है आपके सामने, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? क्या वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या इनमें से कोई नहीं था, या इनमें से एक से अधिक लोग थे? बताइए आप। अगर देखिए, अगर उत्तर मालूम है तो आप इसको कमेंट करिए, उससे क्या होता है आपकी सक्रियता का, उपस्थिति का पता चलता है, ठीक है ना, कि आप कितने सक्रिय हैं, कितने जागरूक हैं। तो इसका देखिए, इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान से समझिए साथियों, होता क्या है, गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए, स्वीकृति देने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन होता है 29 मार्च 1931 को कराची में। कब होता है साथियों? 19 मार्च 1931 को कराची में कराची अधिवेशन होता है। किस लिए? गांधी इरविन समझौता और दिल्ली समझौते की स्वीकृति प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। फिर उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल उसकी अध्यक्षता करते हैं। किसका? जो 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हो रहा था, तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, और इस अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। किसने बनाया था साथियों? देखिए दो बातें यहाँ निकल के सामने आ रही है, उसको समझिए। यह अधिवेशन क्यों हुआ? गांधी इरविन समझौता और दिल्ली समझौते की स्वीकृति के लिए अधिवेशन रखा गया था। कहाँ रखा गया था? तो कराची में रखा गया था। कब रखा गया था? तो 29 मार्च 1931 को रखा गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने लाया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लाया। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हम आपको बताते चल रहे हैं। आप अपने नोटबुक में इसे नोट करते चलिए। वीडियो एक बार समझ ना आए दोबारा देखिए, बार बार देखिए, रिवीजन करिए, ताकि देखिए क्या है ना, हमें ऐसा लगता है कि आपका एक बहुप्रतीक्षित अंतिम एग्जाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 का, और यूपी टेट का चूंकि अभी चुनाव है तो सुपर टेट होगा आपका, इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए इस बार का एग्जाम क्वालिफाई करना, चाहे वो यूपी टेट हो या फिर आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, ठीक है ना साथियों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? क्या वह मुंबई सत्र था, लाहौर सत्र था, लखनऊ सत्र था, या त्रिपुरा सत्र था, या इनमें से एक से अधिक था, या इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है?
तो साथियों ध्यान रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो अधिकार है आपके लखनऊ सत्र में दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। लखनऊ सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके और ब्रिटिश सरकार को झुकाना था, बस उसका इतना ही उद्देश्य था आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन का, कि किसी विशिष्ट प्रकार का जो कार्य है जो अंग्रेज़ों के संस्थानों में हो रहा है या उनके द्वारा हो रहा है, तो उसका बहिष्कार करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है ना साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है आपके सामने 33 नंबर ये प्रश्न है और आपसे कह रहा है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? क्या वो इंडियन फ्रीडम पार्टी थी, आज़ाद हिंद फौज थी, रेवोल्यूशनरी फ्रंट थी, या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक था, या फिर इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? साथियों आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ने के बाद किसकी स्थापना करते हैं? तो ध्यान रखिए साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस छोड़ते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये आपके 1939 में, कब साथियों? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या होता है 1939 में कांग्रेस छोड़ देते हैं। कब? 1939 में। जब 1939 में वो कांग्रेस छोड़ते हैं तो फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है ना। ध्यान रखिए, अगर हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो इनका जन्म होता है साथियों आपके 23 जनवरी 1897 में। कब होता है? 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म होता है और यह उड़ीसा के कटक में हुआ था इनका जन्म। इन्होंने 1920 में, साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की और आईसीएस की परीक्षा के पश्चात त्याग पत्र दे करके इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था साथियों। और चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। सवाल पूछा जाए आपसे कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कौन थे साथियों? तो राजनीतिक गुरु इनके थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। ध्यान रखिएगा साथियों, चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। कब? 1938 में। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हो रहा था 1938 में, तो उसे सुभाष चंद्र बोस ने ही क्या किया था? उसकी अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा। और उसी अध्यक्षता के बाद उन्होंने 1939 में कांग्रेस छोड़ दिया था साथियों। ध्यान रखिएगा, 1 साल बाद उन्होंने कांग्रेस को त्याग पत्र दे दिया, छोड़ दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? बताइए। क्या वह बिहार था, मद्रास था, उड़ीसा था, पंजाब था, या इनमें से एक से अधिक विकल्प ठीक है, या इनमें से कोई भी विकल्प ठीक नहीं है? बताइए। वह कौन सा जगह था जहां पे कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो साथियों ध्यान रखिए, उसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 4 यानी पंजाब हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके तहत हुआ क्या साथियों? सबसे पहले तो आप जान लीजिए 1935 से अगस्त में पारित हुआ था। 1935 अगस्त में पारित हुआ और इस अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन पंजाब में नहीं हुआ था साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया? सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, अहोम विद्रोह, या फिर सिपाही विद्रोह? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक विकल्प ठीक है? बताइए। वंदे मातरम इस गीत में किसका विद्रोह दर्शाता है, किसकी झलक आती है साथियों, ये बताना है आपको। ध्यान रखिए साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका विकल्प 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी यह सन्यासी विद्रोह को दर्शाता है साथियों। सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। ध्यान रखिए, वंदे मातरम भारत का संविधान समस्त आपके भारतीय संविधान सम्मत राष्ट्रगीत है। ठीक है ना। ये वंदे मातरम क्या है साथियों? ये राष्ट्रगीत है जो आपके भारत के संविधान से सम्मत है।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हुए बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्हीं के द्वारा सन 1882 में इसकी रचना की गई। कब की गई साथियों? 1882 में। किसके द्वारा की गई? आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। यह एक बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे, भी आपको ध्यान रखना है। उनका ही एक उपन्यास था, नाम था आनंद मठ। क्या नाम था? आनंद मठ साथियों। उसी आनंद मठ से, ठीक है ना, जो आनंद मठ था, आनंद मठ सन्यासी विद्रोह की घटना पर आधारित है, देशभक्ति से परिपूर्ण, ठीक है ना। एक कालजयी रचना जैसे वंदे मातरम इसी उपन्यास की उपज है, यानी आनंद मठ से ही लिया गया यह आपका राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम। ध्यान रखेंगे, इसकी रचना 1882 में होती है साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी एक बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे, तो ध्यान रखेंगे आप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था साथियों? आपको बताना है राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले। क्या वह भगत सिंह थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर सरोजनी नायडू थी, या इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, या इनमें से एक से अधिक विकल्प सही है? सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहा था? बताइए साथियों, इसका सही विकल्प क्या होगा? देखिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है, 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने जब सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित किया, तो उसी संदेश के द्वारा महात्मा गांधी को देश का राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। आपको ध्यान रखना है, ये बात कब की है साथियों? तो 4 जून, कब? 4 जून 1944 की बात है साथियों, जब सुभाष चंद्र बोस रेडियो से सिंगापुर से, कहाँ से साथियों? सिंगापुर से रेडियो से संदेश प्रसारित कर रहे थे, संदेश दे रहे थे। उसी संदेश देते क्रम में महात्मा गांधी को देश का राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, तो ये विकल्प बिल्कुल ठीक है, तीसरा, और 4 जून 1944 याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? जो कूका आंदोलन है वो कहाँ से संबंधित है? क्या वह पंजाब से है, मालाबार से है, बंगाल से है, बिहार से है, इनमें से कहीं से नहीं है, या एक से अधिक विकल्प सही है साथियों? बताइए, कूका विद्रोह कहाँ से संबंधित है? देखिए साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी यह पंजाब से संबंधित है साथियों। यह सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कूका कहलाते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, सिखों के जो नामधारी संप्रदाय के लोग हैं उन्हीं को कूका कहा जाता है, ठीक है ना। इन लोगों के सशस्त्र विद्रोह को कूका विद्रोह के नाम से जाना गया। यह विद्रोह पंजाब राज्य से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न है, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? क्या यंग इंडिया रखा गया था, नवजीवन रखा गया था, हरिजन रखा गया था, या हरिजन सेवक रखा गया था, या इनमें से कोई नहीं रखा गया था, या एक से अधिक विकल्प सही है साथियों? तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि इसका नाम क्या रखा गया था। देखिए, इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों आपका विकल्प तीसरा, यानी हरिजन रखा गया था। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदल के हरिजन रखा गया था। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि फरवरी 1933 में गांधी जी ने जेल में रहकर ही हरिजन बंधु यानी हरिजन सेवक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है ना। जो 1933 में, कब साथियों? 1933 में, फरवरी के महीने में 1933 में गांधी जी जेल से ही हरिजन बंधु पत्रिका का प्रकाशन किए। बाद में इस हरिजन बंधु का नाम बदल करके हरिजन रख दिया गया। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, हरिजन बंधु पत्रिका के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। या हरिजन के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। कब इसका प्रकाशन हुआ? तो फरवरी 1933 में हुआ। जेल में रहते उन्होंने लिखा था, बाद में हरिजन बंधु का नाम बदल के हरिजन कर दिया गया था। तो साथियों, इतनी सारी बात आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, कब सफल रहा? 1920 ईस्वी में, 1915 में, 1917 में, या 1919 में, या इनमें से कोई विकल्प ठीक नहीं है, या एक से अधिक विकल्प सही है? बताइए। सवाल बस इतना सा है कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब हुआ। बात समझ रहे हैं? प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था। बताइए।
39 क्वेश्चन नंबर है। देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 से लेकर के 18 के मध्य, तो विकल्प तीसरा सही है, ठीक है ना। 17 से लेकर के 18 के मध्य, यानी शुरुआत इसकी 17 में हुई। यह एक सत्याग्रह हुआ जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है, गांधी जी के नेतृत्व में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था साथियों। यह आपके चंपारण जिले से शुरू हुआ, बिहार के चंपारण से। चंपारण जिले में किसानों के एक नेता हुआ करते थे साथियों, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जी लखनऊ अधिवेशन में गए और वहीं जाकर के महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए निमंत्रण दिए। उन्होंने महात्मा गांधी जी को कहा कि आप बिहार आइए और हमारे किसानों की दुर्दशा को देखिए। किसानों की दुर्दशा क्या थी साथियों? तो बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों के द्वारा नीलकठिया प्रणाली लागू की गई थी। नीलकठिया प्रणाली क्या है? तिनकठिया प्रणाली, ध्यान रखिए, तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली क्या है साथियों? तिनकठिया प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें अंग्रेजों के द्वारा उन किसानों से जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। बात समझ में आ रहा है? ध्यान रखेंगे, चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ला के आह्वान पे लखनऊ अधिवेशन में जब गए थे राजकुमार शुक्ला, तो वहां उन्होंने महात्मा गांधी को अपने समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि भाई साहब, आपको ऐसा है कि चलना है चंपारण। चंपारण क्यों चलना है? तो हमारे यहाँ तिनकठिया प्रणाली है। वो क्या है? तो वहाँ जबरन अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों से खेती करवाई जाती है नील की। फिर समस्या क्या है इससे? तो भाई समस्या ये है कि जब हम खेती करते हैं तो फिर हमारे खेतों की पैदावार कम हो जाती है, उर्वरक क्षमता घट जाती है और फिर किसान परेशान हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो विकल्प तीसरा आपका सही है, ध्यान रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न था। ये रहे आपके वो तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस सेशन में लिए गए थे। बाकी अगले सेशन में, अगले वीडियो में आपके इन्हीं सब प्रश्नों को लिया जाएगा। ये टारगेट है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 हो या फिर यदि आप यूपी टेट एसएसटी पेपर 2 लिए हों तो आपके लिए वीडियो और एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण बनाया जाए, बहुत आपके लिए आवश्यक बनाया जाए ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। बाकी आपको कितना फ़ायदा हो रहा है इससे, कैसा लग रहा है क्लास, अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।